अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम? कोई परेशानी? कमेंट बॉक्स नीचे हाजिर रहता है, वहाँ लिख सकते हो। बातें चल रही है हमारी अल्कोहल चैप्टर के ऊपर। अल्कोहल्स के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को समझाया था कि अल्कोहल्स को कौन कौन से मेथड्स के जरिए बनाया जा सकता है। आज के क्लास में हम अल्कोहल्स के प्रॉपर्टीज और अल्कोहल्स के रिएक्शंस के ऊपर देखो बातें करने जा रहे हैं। तो मोस्टली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज की बातें शुरू करते हैं तो हम लोग दो पार्ट में डिवीजन कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यहां तो तुम रिएक्शंस की बातें करते हो कि कौन कौन सा रिएक्शन होगा, कैसे कैसे होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम रिएक्शन की बातें नहीं करते हो, बल्कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन सब प्रॉपर्टीज की बातें करते हो। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन सब पर एक सेपरेट छोटे छोटे एक दो लेक्चर्स बनाए हैं जहां पर हमने सारी बातें कह दी थी। इसीलिए हर फंक्शनल ग्रुप के साथ अलग अलग हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर हमने लास्ट में 2-3 लेक्चर्स पर, कुछ लेक्चर्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के ऊपर बातें करी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वो कैसे कैसे चेंज होती है। तो तुम उतना अगर जानते हो तो यहाँ पर हमें कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्कोहल्स में थोड़ी बातें मेरा मन कर रहा है कि हम कर ही डालें। तो थोड़ी सी बातें फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम करेंगे और फिर सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। तो देखो, अल्कोहल्स में होता क्या है। अल्कोहल्स का अगर हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ROH। आर मतलब कोई एल्किल ग्रुप, मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, प्रोपाइल लगा दो, ब्यूटाइल लगा दो, जो भी आड़ा टेढ़ा कार्बन चेन एल्किल ग्रुप मिल जाए, जस्ट पुट एनीथिंग और उसके बाद एक ऑक्सीजन लगाओ, एक हाइड्रोजन लगाओ, ROH कर दो, अल्कोहल लिख होकर के तैयार हो जाएगा। इस OH की वजह से अल्कोहल्स क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, हम लोग ये कहते हैं कि जिन कंपाउंड्स में F के साथ H मिले, O के साथ H मिले, N के साथ H मिले, ठीक, मोस्टली यही 3 एलिमेंट्स। कभी कभी कुछ स्पेशल केस हो जाए, कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाए तो और भी कुछ हो सकता है, बट इन जनरल F के साथ अगर H है, O के साथ H है, N के साथ H है, तो ऐसा हाइड्रोजन पाए जाने पर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ऐसा वाला हाइड्रोजन है तो ऐसा वाला हाइड्रोजन पाए जाने पर वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर O के साथ H है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, तो अगर जैसे कभी कभी होता क्या है कि तुम लोग चीज़ों को बहुत गहराई से नहीं समझते हो, तो थोड़ा हल्के वे में पहले, फिर उसके बाद थोड़े डेप्थ में भी चलेंगे। हम लोग कह सकते हैं H पर डेल्टा प्लस, O पर डेल्टा माइनस, राइट। H पर डेल्टा प्लस, O पर डेल्टा माइनस। तो ऐसे लिख दो OHR। H पर डेल्टा प्लस हो गया, O पर डेल्टा माइनस हो गया। फिर से एक बार लिखो OHR। H पर डेल्टा प्लस हो गया, O पर डेल्टा माइनस हो गया। फिर से एक बार लिखो OHR। H पर डेल्टा प्लस हो गया, O पर डेल्टा माइनस हो गया। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तीनों एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
पीरियोडिक टेबल के सबसे टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन सब उसके बाद जस्ट दूसरे नंबर पर आता है। मतलब ये राजा तो कह दो, ये मंत्री, फिर ये उसके भी नीचे आएगा, तीसरे नंबर पे कह सकते हो। नाइट्रोजन और क्लोरीन में फाइट रहता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग एक ही जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। तो फिलहाल फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन दूसरे नंबर का है, नाइट्रोजन भी तीसरे नहीं तो चौथे नंबर पर होगा, ये भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनकी खासियत क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर वेरी वेरी electronegative and not only electronegative, small size also। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ साइज भी इनकी छोटी होती है और बड़ी जोर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ही खींचते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो H पर प्लस आएगा थोड़ा सा, O पर थोड़ा सा माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस दूसरे एलिमेंट्स की तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग प्लस माइनस हो जाता है। जैसे अगर हम लोग क्लोरीन के साथ अगर H को जोड़ दें तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, यहां पर भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आएगा, लेकिन यहां पर काफी बड़ा सा डेल्टा प्लस और काफी बड़ा सा डेल्टा माइनस आता है। अगर नाइट्रोजन की वजह से प्लस माइनस आएगा तो बड़ा बड़ा होगा, क्लोरीन की वजह से प्लस माइनस आएगा तो छोटा छोटा होगा, ऑक्सीजन की वजह से प्लस माइनस आएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो हाइड्रोजन पर और बड़ा सा डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पर और बड़ा सा डेल्टा माइनस, काफी ज्यादा। फ्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज आएगा तो काफी बड़ा डेल्टा प्लस और यहाँ काफी बड़ा डेल्टा माइनस। ध्यान रखना ये तीनों एलिमेंट्स जो है इतना जोर से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कि काफी बड़ा डेल्टा प्लस आ जाता है। ठीक, तुम कह दो कि ये 10% है तो ये 25% है, 30%, 35%, कुछ ऐसा। ये 10% है तो ये 25% है। इसने 10% इलेक्ट्रॉनों को खींचा तो इसने 25% इलेक्ट्रॉनों को खींचा, इसने 30% इलेक्ट्रॉनों को खींचा, इसने 35% इलेक्ट्रॉनों को खींचा, कुछ ऐसा तुम मान सकते हो। तो यहां काफी बड़ा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, और इसी वजह से ऐसा होता है कि यही तीनों सिचुएशंस में FH बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है, OH बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है, NH बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना। हमने उसको समझाने के लिए थोड़ा समय लिया। ओके, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि डेल्टा प्लस काफी स्ट्रांग होता है। तो अब इतना बड़ा बड़ा हम डेल्टा यहां बना देंगे तो जगह फालतू खर्च हो जाएगा, तो मन में रखेंगे कि स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग डेल्टा प्लस है। और ये क्या है, ये वीक डेल्टा प्लस है। तो ये तीनों स्ट्रांग 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 डेल्टा प्लस, ये वीक डेल्टा प्लस, कुछ ऐसा मन में रखो अपने। अब इसके डेल्टा प्लस और इसके डेल्टा माइनस के बीच में अट्रैक्शन, इसके डेल्टा प्लस और इसके डेल्टा माइनस के बीच में अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन की वजह से पहले मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को एक दूसरे को पकड़ रखा है, और इनको अलग करने में मेहनत लगेगी, अलग करने में एनर्जी लगेगी, और इसी वजह से अल्कोहल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सब काफी ज्यादा होता है। नॉर्मल अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड ले ले जिसका मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल के ही जैसा हो, इसका मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल के ही जैसा हो, तो चांसेज है कि अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की संभावना है। ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है, इसीलिए जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों कंपाउंड्स का, जिन दो कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपैरिजन करना है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट एक जैसा हो तब कंपैरिजन करें। एक का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर ज्यादा वाले का मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के चांसेज होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होने के चांसेज होते हैं। तो जब भी ये सब कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ रहा है, तो हम दो ऐसे कंपाउंड्स चुनेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट नियरली एक जैसा है, ताकि मॉलिक्यूलर वेट की वजह से कोई बहुत ज्यादा फर्क न आए। अगर कोई फर्क आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग मान लो दो कंपाउंड्स चुनते हैं तुम्हारे लिए ना, सपोज अपने पास
अपने पास C2H6O है, तो इसको एक देखो ऐसे लिखा जा सकता है CH3CH2OH, और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3OCH3। फॉर्मूला यही है, लेकिन दो अलग अलग तरीके से तुमने लिखा। ऐसे लिखा तो ये हुआ इथाइल अल्कोहल, और ऐसे लिखा तो ये हुआ डाइमिथाइल ईथर। बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ एल्किल एल्किल, तो ईथर ग्रुप कहते हो। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊंचा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट उसकी तुलना में बहुत नीचे है। जहां तक हमें याद हो रहा है, डाइमिथाइल ईथर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वेपर फेज, गैसियस फेज में रहता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट मोमेंट, हम चेक करते हैं तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें याद रखने की नहीं होती है तो हमें भी याद नहीं रह सकती। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइमिथाइल ईथर, तो -24 डिग्री सेल्सियस। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट -24 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव। तो तुम देख रहे हो दोनों में करीब करीब 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ठीक, दोनों के बीच का अंतर 78 पॉजिटिव, फिर 24 डिग्री नीचे भी जाओगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, O के साथ H है, इसमें O के साथ H वगैरह नहीं है। तो O के साथ H नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे। मॉलिक्यूलर वेट देखो दोनों का सेम है, इसमें भी इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें जितने हाइड्रोजन इसमें भी उतने ही हाइड्रोजन है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है C2H6O, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है। जो मॉलिक्यूलर वेट इसका है वही मॉलिक्यूलर वेट इसका है। मॉलिक्यूलर वेट में कोई अंतर नहीं लिया है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, केवल स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें O के साथ H है और इसमें O के साथ न उधर H न इधर H, उधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी लो है, निगेटिव में चला गया है, और ये पॉजिटिव 78 डिग्री सेल्सियस है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करते समय सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि मॉलिक्यूलर वेट एक जैसा हो, फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया। तो अल्कोहल्स में इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऊपर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर हो जाता है, राइट। अच्छा, हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर जब हम बात करेंगे तो 2 तरह से बातें करेंगे। एक तो थोड़ा ऐसे ही हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तुम्हें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में गए बिना तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा समझो। फिर उसके बाद थोड़ी और गहराई में जाएंगे। देखो होता क्या है, इस ऑक्सीजन के पास अगर तुम समझते हो तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर होता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये हाइड्रोजन इसके लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ध्यान देना, अभी इसके पहले क्या लिखा था, इस पर डेल्टा प्लस उस पर डेल्टा माइनस, इस पर प्लस उस पर माइनस, प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, ठीक, वो भी कुछ हद तक सही है। बट द एग्जैक्ट थिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, सामने वाले के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इसके लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह से ये जो है ये भी इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान देना, लोन पेयर की बात होती है। पहले प्लस माइनस से समझा दिया कि चलो किसी तरह से पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाए, अगर तुम नहीं जानते हो तो। उसके बाद सही बात भी कह दी कि इसका H उसके लोन पेयर को, फिर इसका H उसके लोन पेयर को, और इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी का फॉर्मूला क्या है, HOH। देखो इसमें भी O के साथ दोनों तरफ H है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो जब अल्कोहल और वाटर को मिलाओगे, जैसे मान लो यहां पर हम ऐसे लिख दे, हम इसको H कर दे, तो देखो ये हो गया पानी का मॉलिक्यूल। पानी का मॉलिक्यूल इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया अल्कोहल के साथ, उधर भी बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल के साथ। तो पानी का मॉलिक्यूल और अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में, ध्यान देना, हम अल्कोहल नहीं कह रहे, हम कह रहे पानी का मॉलिक्यूल अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों में मेल मिलाप जल्दी हो जाएगा, आसानी से दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। और इसीलिए तुम देखोगे कि जो अल्कोहल्स होते हैं, छोटे अल्कोहल्स होते हैं, वो पानी में आसानी से घुल जाएंगे। जब बड़ा अल्कोहल होगा, जैसे हम क्या करें, कार्बन चेन को बड़ा कर दें, ठीक, एक ये अल्कोहल ले ले, फिर एक ये अल्कोहल ले ले, फिर एक ये अल्कोहल ले ले, तो होता क्या है कि ये जो OH वाला पार्ट है ये तो पानी के साथ जाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन ये इस वाले पार्ट को पानी के साथ जाना पसंद नहीं है, तो ये कहेगा चलो और ये कहेगा रुको। ये कहेगा चलो चलते हैं पानी में तैरने, और ये कहता है नहीं रुको हमें नहीं जाना है। ये कहेगा चलो चलते हैं, और ये कहेगा रुको नहीं जाना है। तो जब ये जाने वाला पार्ट और ये नहीं जाने वाला पार्ट, ये पार्ट अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर पानी में जाना मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये कार्बन चेन जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, पानी में घुलनशीलता, पानी में सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाती है। और कार्बन चेन जितना छोटा रहेगा, पानी में घुलनशीलता उतनी ज्यादा होती है। तो जो सबसे छोटा अल्कोहल है, सबसे छोटा अल्कोहल क्या है? मिथाइल अल्कोहल। पानी में 100% सॉल्युबल है, मतलब किसी भी रेशियो में पानी को इसके साथ मिला दो, चाहे एक गिलास पानी में 1 बाल्टी अल्कोहल मिला दो, चाहे 1 बाल्टी अल्कोहल में 1 गिलास पानी मिला दो, मतलब कुछ भी रेशियो ले लो। इसको 1 गिलास लो, पानी को 1 बाल्टी लो, इसको 1 बाल्टी लो, पानी को 1 गिलास लो, किसी भी रेशियो में मिला दो, मिक्स हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक, क्योंकि कार्बन चेन छोटा सा है, कोई परेशानी नहीं खड़ी कर पा रहा है। इथाइल अल्कोहल, ये भी पानी में 100% सॉल्युबल, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 100% सॉल्युबल। प्रोपाइल अल्कोहल, अब ये 100% सॉल्युबल नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी 100% नहीं है, कम है। कितनी है हमको याद नहीं है, याद रखा भी नहीं जा सकता है। कितना तुम याद रखोगे, कॉन्सेप्ट ही समझ सकते हो, याद थोड़े बहुत दूर तक रखोगे। फिर ब्यूटाइल अल्कोहल, एक कार्बन और बढ़ा दो, इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो गई। तो ये दोनों चलो कह दिया 100%, चलो इसको कह दिया ये 70% सॉल्युबल, और ये जो है चलो कह दिया जस्ट 40% सॉल्युबल। तो कुछ इस वे में सॉल्युबिलिटी, जब कार्बन चेन बढ़ जाता है, कार्बन चेन बड़ा हो जाता है, तो कार्बन चेन क्या करेगा, उसको पानी में जाने से रोकता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी जो है डाउन हो जाती है। तो अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी भी पानी में काफ़ी अच्छी होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी काफ़ी दूसरे कंपाउंड्स की तुलना में काफ़ी ऊंचा होता है। हम ये नहीं कहेंगे सभी कंपाउंड्स की तुलना में ऊंचा होता है, लेकिन हाँ, जनरल जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, वैसे कंपाउंड्स की तुलना में अल्कोहल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ऊंचा होगा। तो ये अल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हमने थोड़ी बातें करी। तुम अगर इन चीज़ों पर और गहरी समझ बनाना चाहते हो और गहराई से जानना चाहते हो, तो अगर तुमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को कैसे डील कर सकते हैं, तो 3 छोटे छोटे लेक्चर से 15-15, 20-20 मिनट के तुम देख करके अपना नॉलेज और ऊंचा कर सकते हो। फिलहाल हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अच्छा सॉरी, पहला रिएक्शन हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देखेंगे। पहला रिएक्शन रिएक्शंस बाय एसिडिक हाइड्रोजन, पहले इसको हम लोग देखते हैं, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। जैसे अल्कोहल में है क्या कि ये H थोड़ा एसिडिक है, एसिडिक है तो क्या करेगा, इसको तुम एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे सोडियम, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ तो सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सभी मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते, जैसे तुम सोडियम की जगह आयरन ले लो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन उतना रिएक्टिव नहीं है जितना कि सोडियम। तुमने पढ़ा होगा बुक्स में, हमने भी कई बार कहा है, अगर तुमने हमारे लेक्चर्स काफ़ी सारे देख रखे हैं तो बात सुनी होगी कि सोडियम को पानी से बचा कर रखना पड़ता है, पानी से रिएक्शन कर जाता है, इतना रिएक्टिव होता है। उसको किरोसिन आयल में डुबो करके रखते हैं, वहाँ पर डुबा करके रखने से क्या होता है, वो हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ध्यान देना, हवा में भी थोड़ा थोड़ा पानी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं।
तो नॉर्मल हवा के कांटेक्ट में भी सोडियम आएगा तो धीरे धीरे रिएक्शन करता रहेगा, तुम्हें पता देर से चलेगा लेकिन रिएक्शन करता रहेगा। तो सोडियम क्या है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। इस H को हटाकर वहां खुद लग जाएगा और ये H कहां गया, तो H2 बन करके उड़ जाएगा, H2 बनकर निकल जाएगा। चूंकि एक ही H है इसीलिए बैलेंस करने के लिए तुम इसको हाफ H2 लिख दो, ज्यादा बढ़िया। तो सोडियम हो गया। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम है, सोडियम के ही जैसे अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, वो भी बड़ा ही रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम ये भी रिएक्टिव मेटल है, या फिर मैग्नीशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम। कैल्शियम भी इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक, तो कैल्शियम डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, R O पर माइनस, और कैल्शियम पर चूंकि 2 बार प्लस होता है इसीलिए तुमको बैलेंस करने के लिए इसको ऐसे लेना पड़ेगा ना। तो इसका 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम के एक एटम से रिएक्शन करेगा और दोनों का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो फुल H2 इस बार। इस वे में रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। फिर फॉर्मूला लिखते समय ये प्लस माइनस मन के अंदर ही रखते हैं कि इस पर एक ही माइनस था इसीलिए 2 बार लेना पड़ा और इस पर 2 प्लस है, तो ये सब मन के अंदर रहेगा, बार बार लिखोगे नहीं। तो तुमको समझाना था, तुमको बाहर लिखना पड़ेगा ना। हमारे भी मन के अंदर रह जाए तो फिर तब तो तुम समझ चुके, तो इसीलिए हमें बाहर बोर्ड पर लिख लिख के दिखाना भी पड़ता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड ये क्या हो गया, कैल्शियम एल्कोक्साइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी बहुत रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम रहे उसके साथ अल्कोहल को रिएक्शन करने का मौका दिया जाए तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, बनेगा R O पर माइनस, और एल्यूमिनियम पर 3 प्लस होता है, ध्यान देना। तो इसको 3 बार तुमको लेना पड़ेगा। बैलेंस करोगे यहां पर इसको 3 बार लिखोगे, 3 हाइड्रोजन आइटम्स निकलेंगे तो इधर बैलेंस करने के लिए 3/2 H2 लिखोगे, राइट। 2 से 2 कट जाएगा, 3 हाइड्रोजन आइटम्स के बराबर पहुंच जाओगे ना। तो जो एक्टिव मेटल्स है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, फिर से प्लस माइनस मन के अंदर ही रखोगे कि एल्यूमिनियम को 3 बार बॉन्ड्स बनाने होते हैं इसीलिए 3 बार। ये एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड कहा जाएगा। जैसे मिथाइल है तो एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड, इथाइल है तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, प्रोपाइल है तो एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड एंड सो ऑन। तो जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मेटल एल्कोक्साइड बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ठीक, एक ये रिएक्शन हुआ। इसके अलावा चूंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसीलिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, ध्यान देना ये एसिडिक जरूर है लेकिन ये काफी वीक एसिड होता है, इट्स अ वेरी वीक एसिड। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक तो काम के लायक है। अगर एक बहुत कमजोर है तो दूसरे को मजबूत लो कि दोनों मिलकर के रिएक्शन कर ले जाए। तो इसीलिए मेरे को स्ट्रॉन्ग बेस यहां चाहिए, वीक बेस से काम नहीं चलेगा। NaOH चलो ले लेते हैं। क्या NaOH इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है? तो यस, हम लोग पढ़ते तो है केमिस्ट्री में कि NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन क्या यहाँ रिएक्शन कर पाएगा? चलो चेक करते हैं। सोडियम पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके ऑक्सीजन पर माइनस है, इसके पास लोन पेयर भी होगा। अपना इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन और H के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर कर दोगे, RO माइनस हो जाएगा। RO माइनस, और सोडियम को ला करके इसके साथ रख दो, प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड बनेगा तो OH और H मिला करके H2O हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे? पहले क्या था, निगेटिव इस वाले ऑक्सीजन पर था, अब निगेटिव इस वाले ऑक्सीजन पर चला गया है। पहले OH पर माइनस था, ठीक, अब OR पर माइनस है। यही हुआ है ना, पहले माइनस का चार्ज इस O पर था, उसके साथ H था, अब माइनस का चार्ज इस O पर उसके साथ R है। तो
आर क्या करता है, निगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाता है कि अनस्टेबल। तो आर जो है एल्किल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके पास पहले से निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों के बोझ से परेशान है। ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों के बोझ से परेशान चल रहा है। और इसने और इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। जैसे तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक, कहीं से पार्टी से बिल्कुल जम करके खा पी करके आ रहे हो और घर में जो है आते ही मम्मी डांटने लगी कि खाना खाओ नहीं तो पीटेंगे। अब तुम डर के मारे और खाना खाने लगे, तो अब तो पेट तो दुखेगा ही दुखेगा ना। तो वैसा ही ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज पहले से और ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और खाना खिला रहा है। पहले से इलेक्ट्रॉन खाया हुआ है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पेट दुखेगा ही दुखेगा, मतलब इसकी परेशानी बढ़ जाएगी। निगेटिव चार्ज पहले से है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से है और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसी में, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, निगेटिव चार्ज के बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाएगी। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ध्यान देना, ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। ठीक, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। ठीक, वो ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। तो हुआ क्या, अगर इस रिएक्शन को हम थोड़ा ऐसे लिखें, प्लस NaOH और बनाइए, पहले ऑक्सीजन इस वाले माइनस पर था और पहले माइनस इस वाले ऑक्सीजन पर था, इलेक्ट्रॉन H को डोनेट किया, अब निगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो ये मोर स्टेबल और ये क्या है, लेस स्टेबल। ध्यान देना, ये मोर स्टेबल, वो लेस स्टेबल। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है, तो ऐसा रिएक्शन क्यों होने को जाए। रिएक्शन तो तब होता है ना जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल चीजें बनती हैं। स्टेबिलिटी का फायदा है तो रिएक्शन हो जाएगा, स्टेबिलिटी का फायदा नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, हमको एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, ब्रेक के बाद फिर से आ गए हैं हम। तो हम कह रहे थे कि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ कम स्टेबल है। तो मोर स्टेबल से जब लेस स्टेबल बनाने की बात होती है तो रिएक्शन मुश्किल हो जाता है। इसका उल्टा हो, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना हो तो रिएक्शन आसान हो जाता है। तो चूंकि स्टेबिलिटी कम हो जा रही है निगेटिव चार्ज की, इसीलिए ये रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा या सीधे सीधे कहो नहीं हो पाएगा। इस रिएक्शन में हमें प्रोग्रेस अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा रिएक्शन हम चाहते हैं कि हो तो मेरे को और भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, NaOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। जैसे हम लोग NaNH2 चुन लें। NaNH2 में क्या है, नाइट्रोजन पर माइनस है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये निगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाता है, नहीं संभाल पाता तो जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक, तो ये NaOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराओगे, कोई भी अल्कोहल रहे, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, H के साथ बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गया, RONA, O पर माइनस, Na पर प्लस, प्लस ये NH2 और ये हाइड्रोजन मिलकर के NH3 हो जाएंगे। तो इस वे में हमने रिएक्शन को पूरा किया। और अब तुम देखोगे निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर था और अब ऑक्सीजन पर पहुंच गया है। तो निगेटिव चार्ज इस पर ज्यादा स्टेबल कि इस पर ज्यादा स्टेबल। तो चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो निगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो अब की बार क्या है, ये रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। राइट, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें देख रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जा रही है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ बढ़ते हुए हम लोग नजर आ रहे हैं। पहले ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पर माइनस था, फिर उस ऑक्सीजन पर माइनस चला गया, स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई तो हम बोलेंगे रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, पहले नाइट्रोजन पर माइनस था, जब ये रिएक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचा, ऑक्सीजन पर माइनस हुआ,
नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन का माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोले कि NaOH की तुलना में NaNH2 स्ट्रॉन्गर बेस है, इसीलिए रिएक्शन हो गया। इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लिया जा सकता है, कार्बन पर माइनस, जैसे CH3MgBr, कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, उसमें कार्बन पर माइनस होता है। तो कार्बन पर माइनस, क्या ये स्टेबल है? तो ये तो नाइट्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को संभाल ही नहीं पाएगा, स्टेबल नहीं है, और रिएक्टिव और भी ज्यादा बेसिक है, ये और भी ज्यादा बेसिक हो गया। तो ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल, नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन का नेगेटिव चार्ज और भी कम स्टेबल। तो इसको और जल्दी जल्दी रिएक्शन करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी कम हुई रिएक्शन और जल्दी करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है और भी ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा। ध्यान देना, कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इसको संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा, तेजी से रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, काफी स्ट्रॉन्ग बेस। तो अल्कोहल के साथ इसने रिएक्शन किया और रिजल्ट RO माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो O पर माइनस, फिर ये MgBr भी इस ऑक्सीजन के पास ला करके बस लिख दो ऐसे ही, प्लस ये CH3 पर माइनस है, हाइड्रोजन यहां से लेगा तो CH4 हो जाएगा, ये CH4। और तुम देखोगे कि पहले नेगेटिव चार्ज कार्बन पर था और अब क्या है, ऑक्सीजन पर है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली लेस स्टेबल, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा। तो अल्कोहल्स में एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। एक्टिव मेटल्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन, बेसेज के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ मोस्टली रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaNH2 रहे, जैसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वाले बेसेज रहे, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह के रिएजेंट्स अल्कोहल के एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर पाएंगे। चल रिएक्शन नंबर नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर को हम लोग एल्किल हैलाइड के ठीक बाद पढ़ रहे हैं। एल्किल हैलाइड में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा हुआ है कि अगर जैसे हम साइनाइड आयन के साथ किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएं तो क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, साइनाइड के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन निकल कर चला जाता है और ये रिएक्शन बहुत आसानी से होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में हमने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में खूब पढ़ा है। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर गया और साइनाइड इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, साइनाइड को तुम कहते हो न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने एल्किल हैलाइड से रिएक्शन किया, क्लोरीन को हटाया और न्यूक्लियोफाइल खुद आकर के वहां पर जम गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा है रिएक्शन अल्कोहल के साथ अब हम कराने का प्लान बना रहे हैं कि ये हुआ अपना अल्कोहल और हम साइनाइड या कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी चुन सकते हैं। साइनाइड तो एक एग्जाम्पल है, हम और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, कुछ भी चुन सकते हैं। तो चलो, क्या यहां पर रिएक्शन होगा? ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, तो यहां पर भी है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ही खींचेगा, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और OH निकल कर चला जाएगा। तो क्या ये रिएक्शन सही है? क्या ये रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये तो होता है, ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं, ये होता है। हमने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि हैलोजन ग्रुप को हटा करके न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं। तो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उसको हटा करके न्यूक्लियोफाइल लगाया जा सकता है। क्या इसको हटाकर इसके बदले भी न्यूक्लियोफाइल लगाया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। OH माइनस जो है ये पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप,
और Cl माइनस स्ट्रॉन्ग या गुड लिविंग ग्रुप। अंतर इस बात का आ गया है, दोनों रिएक्शंस में दोनों काफी कुछ एक जैसे दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है कि वो जैसे निकल कर गया ये भी निकल करके जा सकता है, लेकिन ये जो निकल कर जाने वाला ग्रुप है ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज OH माइनस, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, जबकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक, इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि लिविंग ग्रुप अच्छा है या लिविंग ग्रुप खराब है, यहां पर इस चीज को समझ ले तो बात बन जाएगी। तो देखो होता क्या है, लिविंग ग्रुप को कैसे पहचानेंगे हम, तो हम कहते हैं कि अगर वीक बेस है तो गुड लिविंग ग्रुप, जो वीक बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एक तरीका यह है पहचानने का। दूसरा तरीका है स्टेबल है तो भी गुड लिविंग ग्रुप, ऐसे भी पहचान सकते हो। दोनों एक ही चीज है ना, अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एक्चुअली जो स्टेबल होगा वही वीक बेस होगा, जो अनस्टेबल होगा उसको तो जल्दी जल्दी रिएक्शन करना पड़ेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो वीक बेस है या स्टेबल है, तुम कह सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप। या फिर एक और तरीका कभी कभी तुम पढ़ोगे कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तब भी गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तब भी गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट में कोई अंतर नहीं है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो हम यही कहना चाहते हैं वीक बेस है। तो कभी कभी वीक बेस न लिख करके ऐसा लिखते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक ही होता है। तो ये दोनों पॉइंट में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, एक ही चीज को दो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। वीक बेस कह दो तब भी वही मतलब है, या बोल दो कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड तो भी वही मतलब है। तो तीनों में से कोई भी पॉइंट जरूरत पड़ने पर हम लोगों को फॉलो करना पड़ सकता है। ठीक, अपनी तरफ से सोचना हो तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर कहीं लिखा लिखाया मिल जाए और उसी को पढ़ करके समझना है तो हमें हर तरह से समझने की कला आनी चाहिए। तो तीनों तरह से हम समझेंगे, ऐसे है तब भी गुड लिविंग ग्रुप, ऐसे है तब भी गुड लिविंग ग्रुप, ऐसे है तब भी गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर हम Cl माइनस और OH माइनस दोनों में तुलना करें, Cl माइनस कहां से आया है, HCl से। OH माइनस कहां से आया है, HOH से, वाटर से। HCl में से H हटा दो, Cl माइनस बनेगा। वाटर में से H हटा दो, OH माइनस बन जाएगा। ठीक, इसमें से H प्लस निकाल दो, Cl माइनस बचेगा। इसमें से H प्लस निकाल दो, OH माइनस बनेगा। तो ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस। किसी भी एसिड से जब तुम H प्लस निकाल देते हो तो कॉन्जुगेट बेस मिल जाता है। कोई भी एसिड लो, कोई भी एसिड लिया तुमने, जैसे H2SO4 ही ले लिया, ठीक, ये एसिड हुआ, और तुम इसमें से क्या करो, रिमूव वन, बस एक ही, एक से ज्यादा नहीं, रिमूव वन H प्लस। तो अब क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस हो जाएगा। तो ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस कहा जाएगा। और रूल ये होता है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस डेफिनेटली वीक रहेगा, और इसका उल्टा भी समझना कि अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो HCl और वाटर में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड, तो हम जानते हैं कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, वाटर जो है उसकी तुलना में काफी वीक एसिड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक बेस होगा, और ये वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, Sb स्ट्रॉन्ग बेस, Wb वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस हुआ, और ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ।
तो इन दोनों में कौन वीक बेस हुआ? तो क्लोराइड आयन वीक बेस, हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए अच्छा लिविंग ग्रुप, ये खराब लिविंग ग्रुप। ठीक, ऐसे जज कर सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसीलिए अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, इसीलिए अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ये वीक एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, इसीलिए खराब लिविंग ग्रुप होगा। तो इस वे में तुम लिविंग ग्रुप को जज करोगे। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब की तुलना में हाइड्रोक्साइड जो है खराब लिविंग ग्रुप होता है और इसको निकाल नहीं सकते हम, और इसीलिए अल्कोहल्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुम उस तरह से नहीं देख पाओगे। अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है, ROH, ठीक, कह दो KCN, तो RCN प्लस KOH, ये चीज नहीं हो पाएगा, ये चीज नहीं हो पाएगा। ठीक, K पर प्लस है, CN पर माइनस है, ये ऑक्सीजन ये जाएगा, इस एल्किल पर अटैक करेगा, O यहां से निकल जाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एक साइनाइड जो है इस OH को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम मीडियम को एसिडिक कर दें, हम मीडियम को एसिडिक कर दें, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? सबसे पहले H+, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, H के साथ बॉन्ड बनाएगा, ROH2+, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और भाग जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन लिया और भाग गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पर अगर साइनाइड आयन आ जाए, ठीक, तो ये क्या करेगा? ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, तो RCN प्लस H2O। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और ये H2O बन करके निकल गया, और ये जो है गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, तो इस OH को अगर न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस करना है तो सबसे पहले ये खराब लिविंग ग्रुप था, पुअर लिविंग ग्रुप, इसको H+ दे दिया तो OH2+ हो गया, जो कि गुड लिविंग ग्रुप है। अब ये निकल करके गया और इसने यहां पर आकर के अटैक किया, तो ये खराब लिविंग ग्रुप है। यहां सीधे सीधे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता था, लेकिन हाँ, अगर हम इसे अच्छे लिविंग ग्रुप में बदल पाए तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। अल्कोहल्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जा सकता है अगर अल्कोहल ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में बदल दिया तो अब मान लो हम तुमसे प्रश्न पूछें कि एक अल्कोहल है ROH, इसको हम KCN से रिएक्शन कराएं और HCN से रिएक्शन कराएं, तो यहां बना RCN प्लस H2, हाँ, KOH, यहां बना RCN प्लस H2O। कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? तो हम कहेंगे यहां क्या है, K प्लस CN माइनस, यहां क्या है, H प्लस CN माइनस। H प्लस क्या करेगा? पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो दोनों मिलकर के अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएंगे। फिर जब ये निकलेगा तो बाद में साइनाइड आयन रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तो हो जाएगा क्योंकि H प्लस आयन HCN टूट करके H प्लस आयन दे सकता है, और H प्लस आयन की वजह से OH ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और जब अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो ये यहाँ से निकल करके जा सकता है, राइट। तो ये यहाँ से निकल करके जाएगा और साइनाइड आकर के रिएक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, H प्लस नहीं है, और H प्लस नहीं है तो अच्छा लिविंग ग्रुप ये बन नहीं पाएगा, और अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बन पाएगा तो फिर ये निकल कर जाएगा नहीं, निकल कर जाएगा नहीं तो ये वाला रिएक्शन होगा नहीं। तो इस चीज को अच्छे से माइंड में रखोगे कि KCN के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन H प्लस और CN माइनस मिलाकर के HCN हो जाते हैं। HCN जो है अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करेगा और OH के बदले साइनाइड ग्रुप आकर के लग जाएगा। तो अल्कोहल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कब? जब OH ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया जाए तो। और 2-3 तरीके हो सकते हैं OH ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए, जिसमें से एक तरीका ये है एसिड वाला तरीका, कि अल्कोहल और एसिड मिल करके, एसिड ने H प्लस आयन दिया,
H प्लस ने ऑक्सीजन को के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और लेकर के भाग जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि OH माइनस और वाटर, यहां पर जो निकल करके भागा क्या है, K प्लस और OH माइनस, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक, जबकि ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये क्यों पुअर लिविंग ग्रुप है, मैं ऐसे भी तुलना कर सकते कि इस पर माइनस है, इस पर माइनस नहीं है, ये माइनस की वजह से परेशान है, भाग नहीं पा रहा है, इस पर कोई माइनस प्लस कुछ नहीं, स्टेबल है, आसानी से रहेगा। तो स्टेबिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं कि अनस्टेबल या स्टेबल, इस पर माइनस का चार्ज, इस पर कोई माइनस वगैरह नहीं है, इसीलिए स्टेबल है और इसीलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक, यहां पर तुम्हें एक प्रश्न भी हम देते हैं। जैसे प्रश्न मेरा कुछ ऐसा रहेगा कि ऑक्सीजन पर माइनस है, उसके पीछे H है, ऑक्सीजन पर माइनस है, उसके पीछे कह दो COR है, ऑक्सीजन पर माइनस है, उसके पीछे H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OR है। तो तीनों में से कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, कौन सबसे खराब लिविंग ग्रुप? तो ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस। तुम अगर समझते हो तो समझो, ये ऑक्सीजन का जो माइनस है ऐसे रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से उस ऑक्सीजन पर चला गया, दोनों मिलकर के नेगेटिव चार्ज को संभाल लेंगे। पहले एक अकेला ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को संभाल रहा था, अब दो दो मिलकर के संभाल रहे हैं। तो इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल हुआ। यहाँ इसको अकेले मेहनत करनी है, यहाँ दो लोग मिलकर के मेहनत कर रहे हैं, दोनों मिलकर के नेगेटिव चार्ज को संभाल रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, इसकी तुलना में अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक, यहाँ नेगेटिव चार्ज अकेले इसी ऑक्सीजन पर है, इसी को सारी परेशानी उठानी है। यहाँ रेजोनेंस हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचा, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक, रेजोनेंस हुआ, नेगेटिव चार्ज दोनों मिल करके संभालेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब नेगेटिव चार्ज को अच्छे से संभाल पाएगा और अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इसमें आ जाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हो गया। तो सीधे सीधे कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज एक बार इस पर, फिर एक बार इस पर, फिर एक बार इस पर, तीन तीन ऑक्सीजन मिलकर के नेगेटिव चार्ज को संभालने में लगे हुए हैं। तीन तीन लोग मिलकर के नेगेटिव चार्ज को संभालेंगे तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इसकी तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल, इसकी तुलना में ये और ज़्यादा स्टेबल। तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, ये उससे ख़राब लिविंग ग्रुप, ये सबसे ख़राब लिविंग ग्रुप। तो ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की चीज़ें तुम करना सीखोगे। लिविंग ग्रुप कैसे कैसे जज करोगे? पहला तरीका बताया कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस करके जज कर सकते हो, दूसरा तरीका स्टेबल और अनस्टेबल, और तीसरा फिर रिपीटिशन था कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो तीनों तरीकों को तुम सीखोगे। हमने सफिशिएंट एग्जांपल्स लिए अपनी बात को समझाने के लिए तुम्हें। फिलहाल अब हम आगे बढ़े थोड़ा। तो कोई अल्कोहल है, कोई अल्कोहल है, अल्कोहल को तुम रिएक्शन करने का मौका दो HI के साथ, रिएक्शन करने का मौका दो HBr के साथ। तो HI क्या करेगा? H प्लस I माइनस, H प्लस पहले इसके साथ मिलकर के गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, फिर I माइनस वहां पर जाकर के इसको हटा देगा, तो हो जाएगा RI प्लस H2। HBr में भी वही बात, H पर प्लस, Br पर माइनस, H प्लस इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, फिर Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, तो RBr प्लस H2। ठीक, फिर कोई अल्कोहल है HCl। HCl थोड़ा वीक एसिड होता है, इन दोनों के जैसा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा वीक एसिड है, इसीलिए ZnCl2 की मदद चाहिए। HCl ZnCl2 से रिएक्शन कराओगे RCl प्लस H2। ZnCl2 का रोल क्या है? ये लोन पेयर को पकड़ सकता है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो दोनों मिलकर के ऐसे R
O के साथ H, ZnCl2। देख रहे हो ना, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर इसको दिया, तो जिंक पर आया माइनस, ऑक्सीजन पर आया प्लस, और जब प्लस आ गया ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और लेकर भाग जाएगा, और फिर Cl माइनस, ठीक, कह दो HCl में से Cl माइनस आया, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर RCl हो जाएगा। तो यहाँ पर ZnCl2 की मदद चाहिए। जिंक क्लोराइड कर क्या रहा है, क्योंकि HCl थोड़ा वीक एसिड है इसीलिए जिंक क्लोराइड का सपोर्ट हम लोगों ने ले लिया है। तो इस वे में हम लोग HI, HBr, HCl इन सब के साथ रिएक्शन कराते हुए इस OH के बदले में आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड ये सब लगा सकते हैं। तो OH ग्रुप को हटाया और बदले में न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, इसको हटाया बदले में न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, और सारे रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में हो रहे हैं, राइट। इस चीज को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। एक अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करा दें PCl5 के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन हम करा दें PCl3 के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन हम करा दें SOCl2 के साथ, रिजल्ट RCl प्लस बैलेंस करने के लिए और चीजों को भी लिखना पड़ेगा, वह अलग इशू है, लेकिन हाँ तीनों ही। इसका रिएक्शन इसके साथ क्या होगा, OH ग्रुप गया, क्लोरीन आया, इसका रिएक्शन इसके साथ OH ग्रुप गया, क्लोरीन आया, इसका रिएक्शन इसके साथ OH गया, क्लोरीन आया। तो ये जो फास्फोरस और सल्फर होते हैं इनकी स्पेशल फीचर होती है, एक बार ये ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं है। फास्फोरस और सल्फर इनकी खासियत क्या है कि एक बार ऑक्सीजन को अगर पकड़ लेंगे तो जल्दी और आसानी से छोड़ते नहीं है। तो जैसे मान लो हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन देखना शुरू करें, RO के साथ H है, PCl5 है, ठीक, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल, तो ये अपना लोन पेयर फास्फोरस को डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, R के साथ O के साथ H के साथ P, और इसके साथ 1 2 3 4 5 क्लोरीन भी इसी में जमे हुए हैं। इस पर आया प्लस, इस पर आया माइनस, और फास्फोरस पर जब माइनस आएगा तो क्या करेगा, एक क्लोरीन यहां से निकल करके इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, फास्फोरस न्यूट्रल हो जाएगा। इस पर प्लस आएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब हो गया RO, Cl, अब फास्फोरस और ऑक्सीजन और एल्किल ऑक्सीजन दोनों तरफ बॉन्ड बनाया है। फास्फोरस और ऑक्सीजन का सिचुएशन ऐसा है कि तुम कुछ कर लो ये बॉन्ड इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं, बहुत मजबूत बॉन्ड है, जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। क्या कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फास्फोरस के पास वही वैकेंट d ऑर्बिटल अभी भी है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड टाइप का सिचुएशन होने से ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है, जल्दी टूटेगा नहीं। तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इधर से कह दो क्लोरीन निकल गया, फास्फोरस इधर एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड टूट भी गया, और अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से जो क्लोरीन निकला था कह दो Cl माइनस बना होगा ना, तो ये Cl माइनस इधर से आया और इसके ऊपर रिएक्शन कर गया, रिएक्शन कर गया तो क्या हो गया, RCl हो जाएगा, RCl प्लस P डबल बॉन्ड O, और 1 2 3 क्लोरीन तो बचे ही हैं, तो 1 2 3 क्लोरीन। तो इस वे में कुछ मैकेनिज्म टाइप का हमने, मैकेनिज्म टाइप का क्या, मैकेनिज्म में लिखने की कोशिश की है, ठीक। कुछ जगहों पर चीज़ों को हल्का भी किया है, तुम एक्सपीरियंस के साथ समझोगे, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक वे में अगर हम आगे बढ़ें तो कभी कभी तुम्हारे लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो कहीं कहीं चीज़ों को हम हल्का भी कर देते हैं कि चलो ठीक है, तुम समय के साथ
रियलाइज करोगे कि हाँ ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, H को निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन O को दे दोगे, न्यूट्रल हो जाएगा। फास्फोरस पर माइनस आएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर गया, फास्फोरस भी न्यूट्रल हो गया। फिर ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है वो लोन पेयर डोनेट करके फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन निकल करके चला गया। तो P डबल बॉन्ड O, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। और अब क्या होगा, क्लोरीन जब ये ऑक्सीजन इसको लोन, अच्छा यहाँ पर एक और स्टेप लिखना चाहिए था, हम देखो ध्यान नहीं दिए, कुछ कुछ लास्ट में गड़बड़ कर दिया हमने। तब गड़बड़ नहीं है, होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से चीज़ें डायरेक्ट होने लगती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने डायरेक्ट ही कर दी, हमको एक स्टेप और इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। इम्प्रूव कर लेते हैं, एक और स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ना, और ये इलेक्ट्रॉन निकल कर गया, इसको इधर मोड़ते हैं, RO डबल बॉन्ड P Cl Cl Cl, और ये क्लोरीन निकला तो क्लोरीन पर माइनस का चार्ज। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज। ऐसे लिखना चाहिए था, ये स्टेप हम मिस कर गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, अब क्या होगा, ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन खींच करके भागेगा और जैसे क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करेगा तो जो है RCl प्लस POCl3। तो अगर इसी रिएक्शन को हम बैलेंस्ड वे में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कि ये रहा ROH प्लस PCl5, दोनों मिलकर के RCl प्लस HCl प्लस POCl3, कुछ ऐसा। ठीक, ROH प्लस PCl5 मिलाकर के RCl प्लस HCl प्लस POCl3। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हुआ और ये उसका मैकेनिज्म। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, O भी न्यूट्रल हो गया, P भी न्यूट्रल हो गया। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, लोन पेयर डोनेट करने से ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज, इधर बॉन्ड बना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, क्लोरीन पर माइनस। फिर जब ऑक्सीजन पर प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इधर ऐसा रिएक्शन कर लिया। ठीक, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। तो PCl5 का फास्फोरस जो है, देख रहे हो ना, फास्फोरस ने किया क्या, एक बार ऑक्सीजन को पकड़ा तो फिर छोड़ा नहीं, वो लास्ट में अपने साथ लेकर के ही गया, लास्ट में अपने साथ बिल्कुल लेकर के गया। तो फास्फोरस और सल्फर की ये खासियत होती है कि एक बार ऑक्सीजन को पकड़ेंगे तो लेकर के ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इस वे में रिएक्शन हुआ। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन था ROH प्लस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन होगा तो भी RCl प्लस HCl प्लस SO2। सेम जैसा जैसा मैकेनिज्म इसके साथ लिखा है, कुछ वैसा वैसा है मैकेनिज्म इसके साथ भी होता है, जैसा जैसा मैकेनिज्म इसके साथ वैसा वैसा है मैकेनिज्म इसके साथ। तो इस रिएक्शन को तो याद रखना, हालांकि इसके मैकेनिज्म में कुछ खास बातें भी, हम लोग इसको कहीं दूसरी जगह पर SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल करके एक मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ खास बातें भी हैं, तो यहां पर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और फिर PCl3 के साथ एक रिएक्शन हमने कहा था, वो भी हो जाता है। तो अल्कोहल ग्रुप जो है इसको PCl3 के साथ रिएक्शन करने का मौका दिया जाए तो RCl, ये 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल का, 3 क्लोरीन है, तो एक एक क्लोरीन 3 बार, और P के साथ OH 1 बार, OH 2 बार, OH 3 बार। तो तुम ऐसे लिख दो, P के साथ OH 3 बार, या फिर यही बाद में चेंज होकर के H3PO3 में बदल जाता है, तो H3PO3। तो PCl5 के साथ रिएक्शन, ROH से RCl, रिएक्शन बैलेंस करना सीखो, मैकेनिज्म जो समझाया था उस पर भी ध्यान दो। ROH एंड SOCl2, फिर से कुछ जैसा रिएक्शन यहां था वैसा रिएक्शन यहां भी है, कि ये OH निकला,
क्लोरीन वहां पर आ गया। जैसे यहाँ HCl बना था, यहाँ भी HCl बना है, यहाँ POCl3 था, उसके बदले यहाँ SO2 है। PCl3 के साथ रिएक्शन, एक क्लोरीन जाएगा OH को डिस्प्लेस करेगा, दूसरा क्लोरीन जाएगा फिर OH को डिस्प्लेस करेगा, तीसरा क्लोरीन जाएगा फिर OH को डिस्प्लेस करेगा। तो 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, 3 OH और P को जोड़ दोगे तो POH थ्राइस, या फिर इसी को बाद में चेंज करके H3PO3। तो ये रिएक्शंस को बैलेंस किया हमने। कभी कभी प्रश्न ये होता है कि अगर तुम्हें लेबोरेटरी में अल्कोहल बनाना है, तो सॉरी एल्किल क्लोराइड बनाना है, तीनों में से सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, ये वाला या ये वाला? तो हम कहते हैं ये अच्छा मेथड माना जाएगा। क्यों? HCl गैस है, SO2 गैस है, ये अपने आप उड़ करके भाग जाएंगे और ये प्रोडक्ट हमें प्योर स्टेट में मिल जाएगा। तो अगर मेरे को प्योर स्टेट में प्रोडक्ट आसानी से चाहिए तो ये रिएक्शन जो है अच्छा मेथड माना जाता है एल्किल क्लोराइड बनाने का। हमने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में एल्किल क्लोराइड जब बना रहे थे तो वहां पर भी ये पॉइंट हमने तुम्हें समझाया था। यहां पर फिर से दिख गया तो फिर से समझा दिया। तो इन रिएक्शंस को ध्यान रखोगे। जैसे PCl5 काम कर रहा है, वैसे ही PBr5 चुना जा सकता है, इसके साथ ये भी रिएक्शन करेगा। जैसे PCl3 ने काम किया वैसे ही PBr3 या PI3 भी चुना जा सकता है। तो इन सब चीजों के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इन जनरल अल्कोहल प्लस PX5 तो RX प्लस RX प्लस HX प्लस POX3 एंड ROH प्लस PX3 इज इक्वल टू RX, 3 बार ये प्लस H3PO3। कोई जरूरी नहीं कि क्लोरीन ही रहे, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब भी आ सकते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं कि कोई अल्कोहल है, अल्कोहल को फास्फोरस प्लस हैलोजन, जैसे फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, फास्फोरस प्लस आयोडीन, इसके साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो रिजल्ट वही मिलता है। होता क्या है कि ये दोनों मिल करके PX3 बना देते हैं और ये PX3 फिर इसके साथ रिएक्शन करके RX बना देता है। तो अगर मान लो डायरेक्टली ये चीज अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, तो हम इन दोनों के मिक्सचर से भी काम चला सकते हैं कि फास्फोरस प्लस क्लोरीन, फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, फास्फोरस प्लस आयोडीन मिला देने से भी काम हो जाता है। तो ऐसे भी ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस हो गए अल्कोहल्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। ठीक, और कोई रिएक्शन बच गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? तो अब तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, इतने ही रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने। और भी बातें हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसको हम यहाँ पर इस क्लास में नहीं करेंगे। हम इस क्लास को सिंपल रखना चाहते हैं थोड़ा, हालांकि बातें थोड़ी ज़्यादा गहरी चली गई, उतनी भी सिंपल अब नहीं रह गई। मतलब सिंपल है लेकिन थोड़ी गहरी ज़्यादा हो गई। तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्कोहल्स में और भी 2-3 तरह के रिएक्शंस हैं, ठीक, उन रिएक्शंस को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। हमने अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उससे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में समझा, फिर अल्कोहल्स के रिएक्शंस की बात की। तो एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से 2 रिएक्शंस, एक तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन, और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर काफ़ी सारी बातें बताएं कि लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, लिविंग ग्रुप अच्छा रहेगा तभी रिएक्शन होगा, और कैसे कैसे लिविंग ग्रुप को अच्छा बनाया जा सकता है उस पर भी 1-2-3 पॉइंट्स हमने तुम्हें बताया। तो इन चीज़ों को अच्छे से तुम कवर करो। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, तो अल्कोहल्स के बचे हुए रिएक्शंस पर हम लोग बातें करेंगे। तो बस बाय बाय।